नमस्कार छात्रों। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था किस प्रकार से परिवर्तित की जा सकती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। पहली अवस्था थी ठोस अवस्था, दूसरी थी द्रव अवस्था और तीसरी थी गैस अवस्था। इन तीनों को आपस में किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, या द्रव को ठोस में, तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं का जो मुख्य रूप से है, अगर हम देखें तो मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्थाओं को हम लोग 2 प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। पहला जो तरीका है पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन करने का, वो है तापमान के द्वारा। इसके द्वारा तापमान के द्वारा तापमान को परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनका परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, द्रव। द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, गैस में। किसमें बदल जाएगा, गैस में। अब बात ये आती है कि आखिर तापमान को परिवर्तित करने पर ऐसा क्या होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है, तो तापमान के कारण क्या होती है, जो उसके कण होते हैं, ठोस के क्या होते हैं, कण जो होते हैं, उन कणों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठोस उष्मा पाकर ठोस के जो कण होते हैं वो उस ऊष्मा से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने जब ठोसों के गुण पढ़े थे तो ये बात पढ़ी थी कि ठोसों के कण जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, और तो क्योंकि उनके मध्य में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब उन कणों की गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है तो ये इस आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। और कणों के बीच का जो आकर्षण बल है, यानी ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कण जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर। और जब दूर दूर होंगे तो ठोस अवस्था किसमें बदल गई, द्रव अवस्था के अंदर। ठीक है। और ठोस जो है वो पिघलना प्रारंभ होता है। अब देखिए, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो अक्सर एक चीज देखी होगी अपन ने कि वहां पर जब ठोस को गर्म किया जाता है वो एकदम से द्रव में नहीं बदलता। जैसे हमने किसी बर्तन के अंदर कोई गुड़ ले लिया और उसको गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा ही गर्म करने पर वो सीधी जो है द्रव में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको कुछ विशिष्ट तापमान चाहिए। जब वो उस विशिष्ट तापमान पर आ जाएगा तो वो पिघलना क्या होता है, प्रारंभ होता है। उतनी, ताकि उसको इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाए उसके कणों को कि वो उस कणों जो आकर्षण बल है कणों के मध्य उससे पार पा जाए। तो जब उसको इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है, इतना तापमान उसका हो जाता है कि उसे इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाए कि वो उस आकर्षण बल से क्या हो जाए, पार हो जाए, तब वो द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है। तो हर पदार्थ के, हर ठोस के लिए एक निश्चित तापमान होता है। उस निश्चित तापमान पर आने के बाद ही ठोस किसमें बदलता है, द्रव में बदलता है। और इस तापमान को हम ठोस का गलनांक कहते हैं। इसको गलनांक बोलते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एमपी के नाम से जाने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है परीक्षा की दृष्टि से कि गलनांक को परिभाषित करिए। तो गलनांक किसी भी ठोस के लिए होता है, क्योंकि गलेगा कौन, ठोस। ठीक है। तो ठोस पदार्थ का, किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर वो द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और हर ठोस के लिए गलनांक निश्चित होता है, हर ठोस के लिए गलनांक निश्चित होता है। ठीक है ना। और अलग अलग ठोसों के लिए गलनांकों का मान भी क्या होगा, अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें, बर्फ की बात करें, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन, जिसको अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड
या 273.15 केल्विन के ऊपर क्या होती है, पानी में बदल जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर, जैसे ही हम बर्फ को रखेंगे वो पानी में बदल जाएगी। क्यों बदलती है? क्योंकि हमारा जो आसपास का तापमान होता है वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का रहता है, और बर्फ का गलनांक मात्र कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको जो तापमान मिल रहा है वो 0 डिग्री से कहीं अधिक है, तो वो उस अवस्था के अंदर क्या रहता है, पानी की अवस्था में बर्फ रहती है। ठीक है। अक्सर आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक फ्रीजर का चैम्बर होता है। ठीक है। उस फ्रीजर के चैम्बर का जो तापमान होता है, जिसके अंदर हम बर्फ जमाते हैं, उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, यानी माइनस में तापमान। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में तो वो किस रूप में, ठोस रूप में, इसलिए उसके अंदर बर्फ जम जाए। लेकिन वही का वही पानी अगर हम नीचे वाले किसी चैम्बर में रखें तो उसमें कभी बर्फ नहीं जमती। कारण क्या है कि उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के तापमान पर बर्फ हमेशा किस रूप में रहेगी, पानी के रूप में, द्रव रूप में। ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है इसके अंदर कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड को किस प्रकार से केल्विन में बदलते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ इस वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, जब हम किसी ठोस को, जब एक तापमान के ऊपर, निश्चित तापमान के ऊपर कोई ठोस गलना प्रारंभ होता है, तो जब तक कि वो पूरा ठोस पदार्थ गले नहीं, द्रव अवस्था में नहीं आ जाएगा, तब तक उस पदार्थ का तापमान है वो बढ़ेगा नहीं, उस पदार्थ का तापमान बढ़ेगा नहीं। वो पूरा जो तापमान होता है वो उसकी अवस्था को परिवर्तन करने में काम आ जाता है। तो इसके अंदर जो ऊष्मा होती है, जो पदार्थ वो प्राप्त कर रहा है उस द्रव अवस्था में बदलने के लिए, उसको हम उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है? अगर हमें परिभाषा पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी उस गलनांक पर पूरा जो ठोस है उसको बदलने के लिए जितने गलनांक की आवश्यकता है, जितने जो है द्रव में बदलने के लिए जितनी उसको ऊष्मा चाहिएगी, वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा या उस गलन की, या उसको क्या हम बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से हम बात करते हैं अब पदार्थ का द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन। जैसे हमने बर्फ थी, बर्फ को गर्म किया, वो किसमें आ गई, ठोस अवस्था में, या द्रव अवस्था में। अब अगर हम द्रव को और गर्म करेंगे तो वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा, गैस की अवस्था में। कारण वही है कि द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल है। हम जैसे उसको तापमान उसको बढ़ाएंगे, द्रव के कण गतिज ऊर्जा पाकर क्या हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा पाकर सक्रिय हो जाएंगे, और ये उस आकर्षण बल से क्या हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे, और दूर होते ही वे किस में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था के अंदर आ जाएंगे, वाष्प अवस्था के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो द्रव होता है वो क्या होगा, उबलेगा। क्या होगा, उबलेगा। द्रव का होता है क्वथनांक। जैसे ठोस का गलनांक था वैसे ही द्रव का क्या होता है, क्वथनांक। जैसे हम बात करें कि अगर हमने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है, हम उसको गर्म करना चढ़ाएंगे तो वो एकदम से उबलेगा नहीं, एक विशिष्ट तापमान पर आने के बाद में वो उबलना प्रारंभ होता है ना। और उबलने का अर्थ क्या है, उबाल जैसे ही उस पानी के अंदर आता है हम समझ जाएंगे कि वहां पर उस पानी का द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है, वाष्प अवस्था के अंदर जा रहा है। तो हर द्रव जो है उसका अपना एक निश्चित एक तापमान होता है जिस पर वो द्रव अवस्था में, वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है, और उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक, या उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं बी। जिस तरीके से मैंने बताया था कि हर ठोस का गलनांक जो होता है निश्चित होता है, उसी तरीके से हर द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे बर्फ का
जो क्वथनांक होता है, सॉरी जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहें 373 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, ठीक है ना। यानी जल चाहे कहीं पर भी अपन किसी भी परिस्थिति के अंदर कहाँ पर भी गर्म करेंगे वो उबलेगा हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, वो बदलेगा नहीं। द्रव का अलग, दूध का अलग होगा, तेल का अलग होगा। अगर हम एक गैस के ऊपर 3 अलग-अलग बर्तनों के अंदर 3 अलग-अलग पदार्थ हमने चढ़ा दिए, ठीक है, समान समय रखकर अगर हमने उनको एक साथ गर्म किया, जैसे एक बर्तन में हमने दूध ले लिया, एक में तेल ले लिया, एक में पानी ले लिया, तो हम देखेंगे कि तीनों का क्वथनांक अलग-अलग है, तो उनमें जो उबाल आएगा वो भी अलग-अलग समय पर आएगा। जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले उबलेगा, जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो बाद में उबलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, वैसे वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होती है, कि किसी भी द्रव के क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव जो है उसको अगर हमें वाष्प में बदलना है, तो उसको दी जाने वाली जो ऊष्मा होगी उसको बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो उसकी वाष्पन की क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से हम लोग तापमान बढ़ाकर ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था को हम क्या बदल सकते हैं, गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। और अगर हम इनको ठंडा करें, वापस इनके तापमान को क्या करें, कम करें, तो गैसीय अवस्था जो है, अगर गैस को वाष्प को अगर हम ठंडा कर दें तो वो वापस किस में आ जाएगी, द्रव में। और द्रव अवस्था को अगर हम ठंडा करेंगे, जैसे हमने पानी को जमा दिया फ्रिज के अंदर, तो कौन सी अवस्था में आ जाए, बर्फ, जो कि कैसी अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक है। तो इस प्रकार से तापमान परिवर्तन के द्वारा अंतर परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा ठोस है जिसको गर्म करने पर वो सीधा गैस अवस्था में या गैसीय अवस्था से पदार्थ सीधा ठोस अवस्था में आ जाए, ऐसा भी संभव है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है किसी भी ठोस का सीधा बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाना, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बोला जाता है। और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थों में नहीं होती, कुछ विशिष्ट पदार्थ होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। आपने अक्सर घर के अंदर बाथरूम वगैरह में बदबू को खत्म करने के लिए हम लोग ओडोनिल का उपयोग करते हैं। ओडोनिल के अंदर आप उसके पैकेट को खोलेंगे तो उसके अंदर क्या होती है, एक ऐसी व्हाइट कलर की जो होती है बत्ती रहती है उसके अंदर, और उसको हमने रख दी, तो थोड़े दिन बाद हम क्या देख रहे हैं, उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है, लेकिन वो क्या ठोस सीधा किसमें बदल रहा है, गैस के अंदर। जो बाहर की जो गर्मी है उस गर्मी को पाकर वो ठोस सीधा गैस में बदल रहा है, वो कहीं पर भी द्रव अवस्था में नहीं बदलता। तो इस प्रकार से जो उसमें वो पदार्थ उपयोग में लिया जाता है वो कैसा है, उसमें जैसे नौसादर वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है, वो वास्तव में ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। इसी तरीके से घर में हम नेफ्थलीन बॉल्स उपयोग लेते हैं जो कपड़ों के अंदर डाली जाती है उन्हें कपड़ों को खराब होने के लिए, तो वो भी उन गर्मी को पाकर, उष्मा को पाकर क्या हो जाती है, ठोस से सीधे किसमें आ जाती है, गैस अवस्था में। इसलिए उसकी जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो चारों ओर कपड़ों के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। अगरबत्ती को देख लीजिए, अगरबत्ती को भी अगर हम गर्म करते हैं तो वो सीधी ठोस से किस अवस्था में पहुंच रही है, गैस की अवस्था में, द्रव उसमें नहीं आती। तो इस प्रकार की जो घटना है कि किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा किसी बदलना, गैसीय अवस्था में बदल जाना, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, ठीक है। अगले अध्याय में, अगले भाग में हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।